हेलो ट्रेनीज, CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विधियाँ। इसके साथ ही प्रेरण या इंडक्शन मोटर में जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग प्रणाली के बारे में भी हम जानेंगे। क्या होती है ब्रेकिंग प्रणाली, उसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 फेज़ मोटर में गति नियंत्रण की विधियाँ। इंडक्शन मोटरों का गति नियंत्रण, जिसको हम कहते हैं गति में परिवर्तन करना, 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से पुनः 0 पर आना, उसका गति नियंत्रण कहलाता है। तो इंडक्शन मोटरों का गति नियंत्रण जो होता है वो डीसी मोटरों की अपेक्षा कठिन होता है और इसके लिए मुख्यतः 5 विधि प्रयोग की जाती हैं, जिनके द्वारा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वोल्टेज नियंत्रण विधि। इस विधि का प्रयोग हम जो डीसी मोटर है उसकी गति नियंत्रण में भी करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं TST समानुपाती V², यानी कि विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, दिए गए वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। तो यदि हम वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं तो उसी के क्रम में हमारा जो बल आघूर्ण है वह भी परिवर्तित होता है। तो अगर हम वोल्टेज में परिवर्तन करें या वोल्टेज को नियंत्रित करें तो उसकी जो स्पीड है या जो उसकी मोटर की गति है उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस विधि में हम स्टेटर वाइंडिंग, जो कि 3 स्टेटर वाइंडिंग होती है फर्स्ट 3 फेज़ों के लिए, हर एक स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक क्या करते हैं बाह्य प्रतिरोधक जोड़ देते हैं और इसमें कितने 3 प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों प्रतिरोधकों के मान में एक साथ तथा समान परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इस विधि के द्वारा जो हमारी घूर्णन गति है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की, उसको कुछ प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको केवल कम किया जाता है वोल्टेज नियंत्रण विधि के द्वारा। अब नंबर 2 देखते हैं। दूसरी हमारी जो विधि है वह है ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। तो जैसा आपको ज्ञात है N बराबर होता है 120F/P, ठीक है। N हमारी स्पीड है, F दी गई फ्रीक्वेंसी, P जो है वो ध्रुव या पोलों की संख्या होती है। तो यदि हम पोलों की संख्या को परिवर्तित करते हैं तो हमारी स्पीड भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यदि पोलों की संख्या हम आधी कर दें तो स्पीड उसकी दुगनी हो जाएगी मोटर की। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, केवल हमारी 2 घूर्णन गतियां प्राप्त की जा सकती है, एक फुल स्पीड और एक हाफ स्पीड। तो इस विधि में प्रयुक्त मोटर का स्टेटर बड़ा होता है क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि उसमें ध्रुवों की संख्या को घटाया जा सके या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ध्रुव हैं एक बार में उन सबका प्रयोग किया जाए और एक बार में उनके हाफ जो ध्रुव हैं उनका प्रयोग किया जाए। इस विधि में स्टेटर वाइंडिंग से टेपिंग निकाली जाती है। इस विधि का प्रयोग लिफ्ट में किया जाता है। मोटर में ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन से गति में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया N बराबर 120F/P होता है। सपोज करते हैं पोलों की संख्या 12 है तो N बराबर होगा 120, 50 हर्ट्ज सप्लाई है, पोलों की संख्या 12 है, तो N जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 500 RPM। और यदि हम पोलों की संख्या को आधा कर देते हैं, P बराबर 6 कर देते हैं, तो N = होगा 120 गुणा 50/6,
यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1000 आरपीएम। ठीक है, तो पोलों की संख्या आधी कर देने से जो स्पीड है वो मोटर की बढ़ जाती है। ठीक है, दुगनी हो जाती है। जब हम 12 पोलों का प्रयोग कर रहे थे तो स्पीड हमारी आई थी 500 आरपीएम। जब हमने 6 पोलों का केवल यूज़ किया तो स्पीड हमारी आई 1000 आरपीएम। नंबर 3 विधि है फ्रीक्वेंसी नियंत्रण विधि। जैसा कि आपको ज्ञात है n बराबर 120 f/p या f × 120/p होता है। तो इस सूत्र के अनुसार यदि हम फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करें तो उसी क्रम में हमारी गति भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। प्रेरण मोटरों की गति सप्लाई आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम घटाएं तो गति हमारी क्या होगी, घट जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो गति हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस विधि में हम आवृत्ति में परिवर्तन कर मोटर की घूर्णन गति को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। इस विधि का प्रयोग जलयानों में लगी मोटरों की गति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने घटाने में किया जाता है। और इसके लिए स्थानीय अल्टरनेटर में आवर्ती परिवर्तन की व्यवस्था की जाती है। देखिए, जलयानों में जो होता है उसमें पावर सप्लाई के लिए हम अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि हर एक जलयान के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब हमें स्पीड बढ़ानी होती है तो हम अल्टरनेटर में आवर्ती को या अल्टरनेटर के द्वारा प्राप्त सप्लाई की आवर्ती को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। तो बढ़ी हुई सप्लाई से जो जितनी भी हमारी जलयान की मोटरें हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये महंगी विधि है और इसका जो यूज है वो केवल किस में होता है, जलयानों में या ऐसी जगह पर जहां पर हमारा जो पावर सप्लाई है वो स्थानीय अल्टरनेटर के द्वारा हमें मिलती हो। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण विधि। वाउंड रोटर युक्त मोटर, जिसको स्लिप रिंग मोटर कहते हैं, ये विधि उसमें प्रयोग की जाती है। इसमें क्या करते हैं, बाह्य रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर घूर्णन गति हम कम कर सकते हैं। मोटर की सामान्य गति को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसके द्वारा केवल जो सामान्य गति है उससे कम गति पर मोटर को चलाया जा सकता है। इस विधि में वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय बहुत अधिक होता है। दूसरा, यह विधि केवल अल्प समय के लिए मोटर की घूर्णन गति में परिवर्तन के लिए प्रयोग की जाती है। और नंबर 5 देखते हैं कैस्केड नियंत्रण द्वारा। ठीक है, इस विधि में 2 स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग करते हैं। इसमें पहली मोटर का स्टेटर वैद्युतिक स्रोत से जोड़ते हैं और इसी मोटर का जो रोटर होता है उसको दूसरी मोटर के स्टेटर से जोड़ देते हैं। यानी कि 3 फेज सप्लाई रोटर में भी होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो दूसरी हमारी मोटर है उसको हम क्या कर देते हैं, उसके स्टेटर को पहली मोटर के रोटर से जोड़ देते हैं। दूसरी मोटर के रोटर को 3 फेज रिहोस्टेट से संयोजन कर देते हैं। यह क्या है, महंगी विधि है। इस विधि का प्रयोग घूर्णन गति को बढ़ाने और घटाने दोनों में किया जा सकता है। और दोनों मोटर का अगर हम परिणामी घूर्णन गति निकालें तो NR बराबर 120 × F/P1 + P2, पहली मोटर में पोलों की संख्या और दूसरी मोटर में पोलों की संख्या। तो ये हमारी जो है परिणामी रिजल्टेंट जो स्पीड है वो इनकी निकल आती है। अब देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में। प्रेरण मोटर का परीक्षण। इंडक्शन मोटरों की दक्षता स्टेटर में होने वाली क्षतियों और रोटर में होने वाली क्षतियों, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, स्लिप आदि को ज्ञात करने के लिए इंडक्शन मोटरों के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं प्रेरण मोटर का भार रहित परीक्षण, जिसको नो लोड टेस्ट बोलते हैं। इस परीक्षण के द्वारा मोटर की आयरन, लोह क्षति, घर्षण क्षति आदि ज्ञात की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो लोड टेस्ट के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटर की लोह क्षति और घर्षण क्षति, जिसको यांत्रिक क्षति बोलते हैं, ज्ञात की जाती है।
इस टेस्ट में मोटर को बिना लोड के समान आवर्ती तथा परिवर्ती वोल्टेज पर चलाया जाता है। परिवर्ती वोल्टेज का मतलब स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, रेटेड वोल्टेज तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इस टेस्ट में मोटर को 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर से संयोजित कर स्टार्टिंग के समय निम्न वोल्टेज देकर स्टार्टिंग करंट को नियमन करते हुए धीरे धीरे रेटेड वोल्टेज तक पहुंचते हैं। मोटर की भार रहित धारा पूर्ण भार धारा के 30% तक कम होती है। नो लोड पर मोटर का पावर फैक्टर 0.1 से 0.2 तक होता है, जो कि लो पावर फैक्टर है। इस विधि में 2 वाट मीटर तथा 1 एम्पियर मीटर व 1 वोल्ट मीटर का प्रयोग चित्र के अनुसार किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। देखिए यहाँ पर हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें समान रखते हैं और वोल्टेज जो है वो रेटेड वोल्टेज तक हमारा 3 फेज इंडक्शन को पहुंचे, इस तरह का हम यूज करते हैं। 1 वोल्ट मीटर और 1 एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। 2 इसमें वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये पहला वाट मीटर है, ये दूसरा वाट मीटर है। ठीक है। इसी को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, और इसको हमने मोटर के साथ क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण। पहला आपको पढ़ाया नो लोड टेस्ट और दूसरा है ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा मोटर में कॉपर लॉस, सामान्य वोल्टेज पर स्टेटर की शॉर्ट सर्किट धारा और शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस टेस्ट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। पहला था हमारा नो लोड टेस्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। 2 तरह के टेस्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में किए जाते हैं। इस टेस्ट में मोटर के संयोजन नो लोड टेस्ट की तरह ही किया जाता है, यानी कि इसमें भी हम 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसमें मोटर के स्टेटर को उपयुक्त व्यवस्था के द्वारा जकड़ कर रखा जाता है, जिससे वह घूर्णन ना कर सके। यानी कि इस टेस्ट में हम मोटर को सप्लाई से जोड़ते हैं और उसकी जो शाफ्ट होती है उसको ऐसी व्यवस्था के द्वारा जकड़ लेते हैं जिससे वह घूर्णन ना कर पाए। इस टेस्ट में रोटर ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। मोटर की पूर्ण भार धारा वहन करने में सक्षम एमीटर का चयन इसमें आवश्यक होता है। इस टेस्ट की कार्यविधि जो है वो नो लोड टेस्ट के समान ही रहती है। इसमें भी हम एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसके बाद हम 2 वॉट मीटर का यूज करते हैं, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इसमें फर्क क्या है, इसमें जो मोटर की शाफ्ट है इसको हम जकड़ कर रखते हैं, और जो हमारा नो लोड टेस्ट है उसमें मोटर को घूमने दिया जाता है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का भार नहीं डाला जाता है। अब हम देखते हैं ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है या ब्रेकिंग किसे कहते हैं। तो ये घूमती हुई मोटर की गति को तेजी से शून्य करना, अर्थात मोटर को तुरंत रोकना हमारा ब्रेकिंग कहलाता है। ठीक है। तो मोटर को जब हम बंद करते हैं तो वो कुछ टाइम तक क्या होती है, घूमती रहती है, तो उसको तुरंत रोकने के लिए हमें ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है। ठीक। तो एक अच्छी ब्रेकिंग प्रणाली में निम्न गुण होते हैं। पहला, ब्रेकिंग प्रणाली के किसी भाग के खराब होने पर तुरंत ब्रेक लगने चाहिए। दूसरा, कार्य प्रणाली सरल एवं विश्वसनीय हो। तीसरा, ब्रेकिंग वर्क को नियंत्रण करना आसान रहे। अब ब्रेकिंग प्रणाली के प्रकार देख लेते हैं। 2 प्रकार की ब्रेकिंग प्रणाली प्रयोग की जाती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। एक होती है यांत्रिक और एक होती है वैद्युतिक। तो सबसे पहले यांत्रिक देखते हैं। यांत्रिक ब्रेकिंग या मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इस ब्रेकिंग में मोटर को रोकने के लिए मोटर के रोटेटिंग भाग एवं ब्रेक शू के मध्य उत्पन्न
घर्षण बल का प्रयोग मोटर में किया जाता है। यह घर्षण बल मोटर के रोटेटिंग भाग के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि मोटर की शाफ्ट हमारी इस ओर को घूम रही है तो ये जो घर्षण बल लगेगा ये विपरीत दिशा की ओर को लगेगा। ठीक है, इसमें हम मोटर को रोकने के लिए ब्रेक शू का प्रयोग करते हैं और घूर्णन भाग में संचित ऊर्जा ब्रेक शू के द्वारा ताप में विसरित की जाती है। अब हम देखते हैं वैद्युतिक ब्रेकिंग। दो विधियां हैं ब्रेकिंग की, मैकेनिकल ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। नंबर 2 देखते हैं या वैद्युतिक ब्रेकिंग। इस प्रणाली में मोटर को वैद्युतिक माध्यम के द्वारा रोका जाता है। इस प्रणाली में मोटर के रोटेटिंग भाग में संचित ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलकर पुनः सप्लाई लाइन को वापस भेजते हैं। लाइन को विद्युत ऊर्जा वापस भेजने के लिए चालित मोटर को ब्रेकिंग अवधि में ही जनरेटर की तरह चलाना आवश्यक होता है। तो विद्युत ब्रेकिंग में अगर हम मोटर को ब्रेकिंग के समय में जनरेटर की तरह चलाते हैं, केवल तभी विद्युत ऊर्जा सप्लाई लाइन को हम वापस भेज पाएंगे। तो विद्युत ब्रेकिंग प्रणाली जो है वो 3 तरह की होती हैं, प्लगिंग, रिहोस्टेटिंग ब्रेकिंग और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। पहला देखते हैं प्लगिंग। इस विधि में मोटर को रोकते समय उसकी घूर्णन दिशा को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। यह कार्य जिसको हम विद्युत ब्रेकिंग कहते हैं, मोटर को तुरंत रोकना 2 स्टेटर टर्मिनल को परस्पर बदल कर किया जाता है, यानी कि हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे ही हम मोटर को बंद करते हैं तो बंद करते समय हम तुरंत ही मोटर की स्पीड को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो जो हमारा स्पीड है मोटर की वो तुरंत क्या हो जाती है, बदल जाती है, रुक जाती है। इसमें क्या करते हैं, 2 स्टेटर टर्मिनल को परस्पर बदल देने पर मोटर पर आरोपित टार्क विपरीत दिशा में कार्य करता है और मोटर तथा लोड को स्थिर अवस्था में ले आता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि अगर हमारा जो टार्क है वो इस साइड में है, मोटर इस तरफ गति कर रही है बंद होने के बाद, तो तुरंत ही हम अगर उसको उसमें उसकी दिशा को रिवर्स करते हैं तो मोटर इस तरफ घूमने लगेगी। तो इसका जो टार्क है वो विपरीत दिशा में घूमेगा और मोटर क्या हो जाएगी, कुछ ही क्षण में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या रुक जाएगी। तो जैसे ही स्थिर अवस्था में आता है तुरंत ही हम सप्लाई से मोटर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर वह मोटर हम सप्लाई से नहीं हटाते हैं तो क्या हो जाती है, वो विपरीत दिशा में घूमने लगती है। इस विधि का प्रयोग हम सामान्यतः रोलिंग मिलों, एलिवेटर्स, प्रिंटिंग मशीन, मशीन टूल्स आदि में करते हैं। अब देखते हैं हम रिहोस्टेटिंग ब्रेकिंग विधि। नंबर 1 थी प्लगिंग, नंबर 2 है रिहोस्टेटिंग ब्रेकिंग विधि। इस विधि में मोटर को विद्युत सप्लाई से विसंयोजित किया जाता है और मोटर रोटर एवं उस पर लोड की गतिज ऊर्जा के कारण होने वाले संवेग के द्वारा जनरेटर की तरह काम करती है। इसमें मोटर तथा उस पर पड़े भार की गतिज ऊर्जा को ब्रेकिंग अवधि में जनरेटर की तरह चलाकर वैद्युतिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस विधि में ब्रेकिंग के लिए मोटर सप्लाई से ऊर्जा नहीं लेती, वह स्वतः ही ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह विधि प्लगिंग की अपेक्षा अधिक महंगी है और इससे प्राप्त वैद्युतिक ऊर्जा का प्रतिरोधों में क्षय करना पड़ता है, यानी कि इससे जो वैद्युतिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं, उसको हमें प्रतिरोध के द्वारा क्या करना पड़ता है, न्यूनतम कर देना पड़ता है। अब नंबर 3 देखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग विधि। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ब्रेकिंग के समय मोटर जनरेटर की तरह प्रचलित होकर सप्लाई लाइन को ऊर्जा प्रदान करती है। तो विद्युत ब्रेकिंग में केवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग विधि जो है वह ही हमें सप्लाई लाइन को विद्युत ऊर्जा प्रदान कराती है। प्लगिंग और रिहोस्टेटिंग विधि में हम सप्लाई लाइन को विद्युत ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। सप्लाई लाइन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मोटर को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। नंबर 1, मोटर अति उत्तेजित होना चाहिए और नंबर 2, मोटर नो लोड की अपेक्षा अधिक गति पर चलनी चाहिए
और नंबर 3 है मोटर की जो जनन वोल्टता सप्लाई है वह जो है हमारी दी गई सप्लाई से अधिक होनी चाहिए, यानी कि मोटर के द्वारा जो उत्पादित वोल्टेज है वो हमारा सप्लाई वोल्टेज से अधिक होना चाहिए।